राम राम सा। सन मतलब कयो सेकेंडरी करी सेकेंडरी में 78 में करी। 78 में कई स्कूल राजकीय माध्यमिक विद्यालय मोहनगढ़। मोहनगढ़ की कर बाट में मोहनगढ़। मोहनगढ़ बटे एफसीआई में हमारे पिताजी सर्विस करता, हाँ, हाँ। तो मैं 6 लेन 10th तक की एजुकेशन मेरी मोहनगढ़ की। उसके बाद में 11th में मैं बाड़मेर आया। शिक्षा रो की कर माहौल हो या कितनी कठिन परिस्थिति भी समय बी समय शिक्षा तो स्कूलों तो कटाई कटाई ही, हाँ। और हेर गेम और रहने की व्यवस्था बहुत मुश्किल ही। लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर ही, और स्टार्टिंग के मो लोग बाग आवता जिना आपके गाँव हूँ आटो हाथ लेना होता, लकड़ियों हाथ लेना होता, अठे कोई झूंपो किराए लेता, या की स्थिति ठीक ही तो वो हॉस्टल के मो एडमिशन लेता, और बहुत ही मुश्किल पोजीशन ही पढ़ाई करनी तो बहुत मुश्किल है। और लेकिन फिर भी कई जागरूक लोग समाज का मैं आपके बच्चों ने पढ़ने वास्ते हेर भेजता, दूर भी भेजता और पढ़ाई भी कराने की कोशिश करता। जाट समाज की अगर बात करो तो कितना टाबर पड़ता है समय रेशियो कक्षा में कितना टाबर होता है? जाट समाज का जाटों के एरिया के अंदर तो स्कूलें तो बहुत कम थी, और 7-7, 8-8, 10-10 किलोमीटर के रेंज के अंदर स्कूल नहीं थी, और वो सब लोग आते थे तो ठीक ठाक पढ़ाई थी। सभी जाटों का रेशियो भी ठीक था जाट बेल्ट के अंदर, क्योंकि रामदास जी ने और बलदेव राम जी ने जाटों को शिक्षित करने के लिए अपने प्रयास किए, हॉस्टलें खोली लोगों को। गांव के अंदर नेता भी जो जाते थे समाज के, वो गांव के अंदर मीटिंग करते थे तो भी वो प्रोत्साहित करते थे कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि संसाधन कम थे। बच्चों को मवेशी के पीछे भेजना, पानी की व्यवस्था करना, तो पेरेंट्स भी बच्चों को बहुत कम भेजना चाहते थे। देखे यहाँ घर पे ही काम करे, खेती बाड़ी का काम और बहुत काम होते थे, क्योंकि संसाधन थे नहीं। तो फिर भी जागरूक लोग थे, उन्होंने अपने बच्चों को दूर भी भेजा, शहर में भी भेजा, और पढ़ाई के लिए भेजा, और उसमें लोग बच्चे पढ़े भी। और जो पढ़ने वाले लिमिटेड बच्चे थे जो पढ़ रहे थे, जितने पढ़ाई कर ली, उनकी करीब करीब सभी की सरकारी नौकरी भी लग जाती थी, उस समय में लग जाती थी। उस समय एक जाट समाज छात्रावास था, किसान बोर्डिंग हाउस। हाँ, किसान बोर्डिंग हाउस 1934 के अंदर, आज़ादी से पहले ही बलदेव राम जी के प्रयासों से, रामदास जी के प्रयासों से, या यहाँ के रेलवे के अंदर सर्विस करने वाले कर्मचारियों के प्रयासों से स्थापित हो गया था। और हॉस्टल के अंदर भी बच्चे उस समय कम ही पढ़ते थे, लेकिन फिर भी काफ़ी स्ट्रेंथ थी। मैं 78 में आया, उस समय 60-70 बच्चे पढ़ते थे। उससे पहले कभी कम कभी ज़्यादा 100 को पार क्रॉस नहीं किया था। और धीरे धीरे हॉस्टल के अंदर बच्चों का रहने की कैपेसिटी भी बढ़ी, और आज की तारीख में अंदर तो बहुत तरक्की कर गए। पढ़ाई के अंदर कहीं कोई कमी नहीं है, और बच्चे खूब पढ़ते हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं, बच्चियाँ भी पढ़ते हैं। उस समय बच्चियाँ तो पढ़ती नहीं थी, नहीं के बराबर। सिर्फ बच्चे ही पढ़ने के लिए दूर दराज जाते थे, और पेरेंट भेजते थे, बाकी भेजते नहीं थे बच्चियों को, तो बच्चे पढ़ते थे जरूर। एक वो जमाना था, तब छात्रावास एक था। आज जगह जगह जाट समाज के छात्रावास बन रहे हैं, लड़कियों के छात्रावास बन रहे हैं। कितना परिवर्तन आया? एजुकेशन के अंदर तो बहुत जागरूकता आई है, और आप लगभग 100% बच्चे प्राइमरी लेवल के अंदर तो पढ़ रहे हैं, और गांव-गांव के अंदर सीनियर सेकेंडरी स्कूलें हो गई है, वहाँ भी अच्छी पढ़ाई हो रही है। और बाड़मेर शहर के अंदर अब जो कंपटीशन बढ़ा है, नौकरियां सीमित है, तो बाड़मेर शहर के अंदर भी हॉस्टलें बहुत खुली है, और लोग बच्चे पेरेंट्स साइंस दिलवाना चाहते हैं साइंस के अंदर, और यहाँ पे कोचिंग सेंटर और इस तरह की लाइब्रेरी वगैरह की सुविधाएं भी शहरों में है। तो यहाँ बाड़मेर के अंदर आज की तारीख में तो हज़ारों बच्चे बच्चियाँ पढ़ रहे हैं, उनके रहने की व्यवस्था भी है। पेरेंट्स की भी पेइंग कैपेसिटी बढ़ गई है, लोगों के अंदर आर्थिक रूप से हर क्षेत्र में विकास हुआ, तो आर्थिक रूप से भी लोगों की स्थिति मजबूत हुई है। तो वो अपने बच्चों को शहर के अंदर और दूर दराज के ज़िलों के अंदर जहाँ अच्छी पढ़ाई है, कोटा भी भेजते हैं, सीकर भी भेजते हैं। और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर तो आज की तारीख में कितनी सैकड़ों लाइब्रेरियाँ हो गई, कोचिंग सेंटर है, अच्छी प्राइवेट स्कूलें हैं जहाँ पे अच्छे मेहनत कर
करके लोग वो पढ़ा रहे हैं, बच्चे निकल रहे हैं कंपटीशन के अंदर भी। और हॉस्टलें भी है, उनकी भी स्थिति सुधरी है, उनकी कैपेसिटी भी बढ़ी है। और सामाजिक हॉस्टलें तो हर समाज की अब हो गई। पहले तो राजपूत हॉस्टल और जाट हॉस्टल ये दो ही थी। आज की तारीख में हर समाज का हॉस्टल है, हर समाज के लोग पढ़ रहे हैं, एजुकेशन के अंदर बहुत आगे निकल रहे हैं और योग्यता के हिसाब से उनका सिलेक्शन भी हो रहा है। लेकिन आज की तारीख में जिस हिसाब से बच्चे पढ़ रहे हैं एजुकेशन के अंदर के, उस हिसाब से सरकारी नौकरियां नहीं है, जिसकी वजह से बेरोजगारी का भी ये ग्राफ युवाओं के अंदर बहुत बड़ा बढ़ गया है। बेरोजगारों की भी तादाद बढ़ी है। कृषि तो खेती का धंधा तो वैसे ही घाटे का धंधा है, और खेती भी अब ज़मीन तो बढ़ती नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ी है उस हिसाब से लोग चाहते हैं कि शहरों के अंदर औद्योगिकरण हुआ है, या बाड़मेर जैसलमेर के अंदर तो फिर भी ये पावर प्रोजेक्ट वगैरह और लोक धंधा है करने के लिए। और अन्य क्षेत्रों में भी अपने बच्चे जाएंगे तब जाकर के एडजस्ट होंगे, नहीं तो सरकारी नौकरियों के भरोसे तो वो तो लिमिटेड है, 1-2% आज की तारीख के अंदर बच्चों को मिल पाती है। बाकी बच्चे तो वो बेरोजगारी के दंश में है। कुछ बच्चे अलग अलग धंधों में भी गए हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे बेरोजगारी है। उसमें जो वातावरण अभी है बाड़मेर शहर का, जिस तरह से नशे की प्रवृत्ति, हेरोइन, स्मैक और दारू का धंधा, अमल डोडो का धंधा, तो इसके अंदर कुछ बच्चे गलत रास्ते पे भी जा रहे हैं। तो पेरेंट्स तो अब खर्चा दे सकते हैं, गाँव के अंदर बैठे हुए हैं, किसान लोग हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चों की निगरानी के लिए जितना होना चाहिए, ठीक है छात्रावास है वहाँ पे तो निगरानी की व्यवस्था है, लेकिन बहुत से बच्चे हैं जो छात्रावास के अलावा यहाँ रूम लेकर भी रहते हैं और अलग अलग कोचिंग सेंटरों में जाते हैं। तो उनका बहुत ही ज़रूरी है कि उनकी सही मॉनिटरिंग हो, पेरेंट्स उनकी निगरानी रखें और उनको ठीक ढंग से गाइडेंस करें, ताकि सही दिशा के अंदर इस एजुकेशन का फ़ायदा मिल सके। बाकी एजुकेशन के अंदर तो बहुत जागृति है, बहुत बच्चे पढ़ ही रहे हैं, बच्चे बच्चियाँ सब पढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो डालू राम जी सामाजिक कार्यकर्ता, नौकरी में नहीं गए, आपने वकालत की। जाट समाज का कोई भी मुद्दा था तो डालू राम जी हमेशा अग्रिम पंक्ति में रहे। कैसे आपका संघर्ष शुरू हुआ इस क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में? मैं 78 के अंदर 10th करके किसान छात्रावास में आ गया, और मैं 11वीं कक्षा से लेकर के MA तक बाड़मेर के किसान छात्रावास में रहा। और उस ज़माने के अंदर स्थितियाँ थोड़ी सी भिन्न थी, कि कॉलेज के अंदर और स्कूलों के अंदर यहाँ पे कुछ जातीय माहौल भी था। हर साल आपस में कॉलेजों में इलेक्शन होते थे और इलेक्शनों पे लड़ाई टंटे इस तरह के भी माहौल था। तो ये हॉस्टलें जो भी थी वो टारगेट रहती थी सभी की। तो हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ में इन सामंती व्यवस्था के अंदर संघर्ष भी करना पड़ता था, और कॉलेजों में इलेक्शनों में झगड़े टंटे भी होते थे। तो सामाजिक माहौल भी उस तरह का था। आजकल तो पॉलिटिकल आधार पे कॉलेजों के चुनाव होते हैं, तो इतना लड़ाई टंटे का माहौल नहीं है, और सामाजिक स्थिति जाट राजपूत का जो उस समय संघर्ष चलता था वो अब नहीं है। लेकिन कई बार इस तरह की घटना समाज के अंदर हुई, जिस तरह से अरलाल जी का मर्डर हुआ, उससे पहले जुक्ता राम जी का लिंग प्रकरण हुआ, और समाज ने बड़े बड़े आंदोलन किए। उसमें अच्छा आरक्षण का आंदोलन जाटों को करना पड़ा 99 के अंदर। 93 के अंदर जब आरक्षण लागू हुआ था उस समय में भी संघर्ष हुआ। तो बहुत से मुकदमे जाट समाज के बच्चों पे हुए, और लेकिन समाज के लोगों ने संघर्ष किया और उस स्थिति से पार लगे और न्याय भी प्राप्त किया। जुक्ताराम प्रकरण के अंदर तो परशुराम जी यहाँ से MLA थे, 93 में बन गए थे। तो लंबा संघर्ष चला, 21 दिन का संघर्ष चला। उसके बाद में CBI जांच हुई। जांच के बाद भैरू सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मानी। परशुराम जी लीडर ऑफ अपोजिशन थे, तो उनके ज़माने के अंदर ये सामाजिक संघर्ष बहुत लंबा चला, और आखिर के अंदर CBI जांच भी हुई और जो दोषी थे उनको सज़ा भी मिली।
और उस दुक्ताराम को न्याय मिला। आप जब ऐसे संघर्ष कर रहे थे तो आपको टारगेट किया होगा या धमकियां मिलती होगी या आपको डर नहीं लगा? देखो, मैं किसान छात्रावास का स्टूडेंट था। किसान छात्रावास तो जाटों का यहाँ पे एक पॉइंट था, और हॉस्टल का मैं सीनियर स्टूडेंट था, तो स्वाभाविक है कि इस तरह के मामले होते थे तो टारगेट भी बनते थे, धमकियां भी मिलती थी। लेकिन हम लोग संघर्ष किया, हमारा समाज ने सपोर्ट किया, और युवाओं ने, उस ज़माने के जो भी छात्र थे वो मजबूत थे, और मजबूती से हमने उस संघर्ष को लड़ा। और जितने भी मुकदमे जाट राजपूतों के हुए थे, तो उसके अंदर पहले स्टूडेंट लड़ भी जाते थे, तो उनको कई बार समाज के वरिष्ठ लोग थे तो वो जमाने का भी काम करते थे, समझौता भी करवाते थे। मुझे याद है कि गंगाराम जी और रावण उमेश सिंह जी, ये लोग नहीं चाहते थे कि ये जाट राजपूत संघर्ष आगे बढ़े और ये लड़ाई टंटा हो और ये गलत दिशा में जाए। तो कई बार इन सीनियर लीडर के अंदर गंगाराम जी और उमेश सिंह जी के नेतृत्व के अंदर हमने जाट राजपूत बोर्डिंग बारी बारी से मीटिंगें की, वापस समझौते भी करवाए, राजीनामे भी करवाए, और इस तरह के भी प्रयास होते थे। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ बच्चे लड़ गए, बुजुर्ग हमारे उसको गाइडेंस नहीं करे, गाइडेंस भी उन्होंने किया, और कई बार राजी पे भी हुए, और फिर मुकदमे एक दूसरे के वापस ले लिए जाते थे। ज़्यादातर तो मामले में इस तरह के होते थे। और उसके बाद में जो हरलाल जी का 1994 के अंदर हरलाल जी का मर्डर हुआ, जाट राजपूत तनाव काफ़ी बढ़ा, और उसकी वजह से भी समाज के अंदर काफ़ी कटुता रही। लेकिन धीरे धीरे उसको भी लोगों ने संघर्ष को किया और फिर भूल गए। और आज की स्थिति के अंदर तो इलेक्शन की होते हैं तब थोड़ा बहुत इस तरह का माहौल होता है, बाकी तो इतना माहौल नहीं होता। आपस में धंधे भी करते हैं, जाट राजपूतों का ठीक ही है, सामंजस्य अच्छा चल रहा है। लेकिन उस समय ज़्यादा सामंती शाही ज़्यादा थी और काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता। अब आज के बच्चों को वो संघर्ष कुछ भी नहीं है। आज के बच्चों को तो कंपटीशन की तैयारी करनी है, और पढ़ाई करने के अलावा दूसरा साइड में कोई डिस्टर्ब नहीं था। उस समय में तो सीधे साधे लड़के थे तो वो तो डर के मारे भाग जाते थे, और कई बार उसके पेरेंट्स भी कहते थे कि वहाँ पे बाड़मेर के अंदर तो झगड़े टंटे होते हैं, आप पढ़ाई छोड़ो, घर आ जाओ। इस तरह की डर का माहौल था, भय का माहौल बना हुआ था। लेकिन फिर भी मजबूत आदमी थे हम लोग। तो लाल जी के नेतृत्व में भी काम किया, दूसरे भी समाज के जो मजबूत आदमी थे उनके साथ में काम किया, उनके साथ में हमको संघर्ष करना। मुकदमेबाजी में भी हम लोग गए, जेल भी गए, लेकिन हमने संघर्ष करके अपनी स्थिति उस जमाने की थी वो आगे निकाला, टाइम पास किया। और आज की तारीख में तो इतना नहीं है कि बच्चों के अंदर, कानून भी सख्त हो गया है। कुछ कानून के बच्चे डरने भी लगे हैं कि अब हम कोई झगड़ा टंटा करेंगे तो मुकदमे के अंदर हमारी कैरेक्टर खराब हो जाएगा, हमको थानों के अंदर कैरेक्टर सर्टिफिकेट सही नहीं मिलेगा, तो हम नौकरी नहीं कर पाएंगे, दूसरे धंधे भी नहीं कर पाएंगे। तो आजकल इतना नहीं है। लेकिन ये जो नशे वाला मामला है, इसकी वजह से आजकल भी ये एक्सीडेंट होना और ये इस तरह की घटना हो रही है। ये एमडी, स्मैक और शराब और डोडो से कारोबार से जुड़े हुए लोग और इसके जो सेवन करने वाले लोग हैं, उनकी वजह से आजकल माहौल ख़राब है, परिस्थितियाँ चेंज हो गई। एक कोई आंदोलन होता है उसमें नेता आता, अगले में गायब हो जाता है, लगातार नहीं चलता। डल्लू राम जी लगातार समाज के मुख्य रूप में आंदोलन हो, समाज को कहीं जरूरत पड़ी हो, हमेशा संघर्ष। राजनीति में ज्यादा लाभ आपको नहीं? मैं जिला हेडक्वार्टर, पहले हॉस्टल में रहता था, उसके बाद में जिला हेडक्वार्टर के अंदर वकील का धंधा है तो मैं जिला हेडक्वार्टर के ऊपर रहता था, तो लोगों के संपर्क भी थे और छोटा मोटा सामाजिक काम होता है तो जहाँ भी याद करते हैं मैं जाता हूँ। और यहाँ पे राजनीति के अंदर भी मैंने कुछ समय तक मैं राजनीति में भी सक्रिय रहा, और मैं 2 बार जिला परिषद का मेंबर बना, और एक टर्म में उप जिला प्रमुख भी रहा। 95 से 2005 तक मैं जिला परिषद का मेंबर रहा। उसके बाद में मैं सक्रिय राजनीति से मैं अलग हो गया, और अब आजकल सिर्फ वकालत का काम और समाज का काम और किसान छात्रावास में, कन्या छात्रावास और बॉयज छात्रावास में मैं सचिव की जिम्मेवारी भी मैं निभा रहा हूँ।
समाज के लोगों ने दे रखी है। तो छात्रावास और सामाजिक गतिविधियों में ज़्यादा भाग लेता हूँ जहाँ भी ज़रूरत होती है, और छात्रावासों का काम जब भी मौका मिलता है हॉस्टल जाता हूँ, तो वहाँ के बच्चों को बच्चियों को संभालने का काम करता हूँ। राजनीति के अंदर मैं अभी सक्रिय नहीं हूँ। क्या सीख है? एक जमाना था गजटेड ऑफिसर साइन के लिए नहीं मिलता था, आज हर तीसरे घर के अंदर एक सरकारी अफसर है जाट समाज के अंदर। आप और क्या चाहते हैं, क्या परिवर्तन होना चाहिए, समाज और ज्यादा प्रगति करे? शैक्षणिक रूप से तो समाज काफ़ी आगे बढ़ा है, नौकरियों में भी है, गजिस्ट्रेड ऑफिसर भी है। कोई ज़माना था तब हम देखते थे, क्योंकि हॉस्टल के पास में ही हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल के अंदर कोई भी किसान वर्ग का तो डॉक्टर था ही नहीं, और हम लोगों को किसी से सिफारिश करवानी पड़ती थी। हमारे गांव से कोई मरीज आता था, उसको भर्ती कराने के लिए डॉक्टर साहब को बुलाने दो, ये स्थिति थी। आज की तारीख में तो किसान वर्ग के सैकड़ों डॉक्टर यहाँ बाड़मेर के अंदर है, गजिस्ट्रेड ऑफिसर है। एजुकेशन के अंदर हमारे समाज के वो बड़े बड़े पोस्टों पे, पदों पे, एजुकेशन के अंदर हमारे किसान वर्ग के लोग हैं। तो आज की तारीख में एजुकेशन में तो कोई प्रोग्रेस में कोई कमी नहीं रही है। आर्थिक हिसाब से भी समाज ने विकास किया है, आगे बढ़ा है समाज हमारा, और रोजगार के क्षेत्र में भी बढ़ा है। छोटे मोटे शहर के अंदर आए तो शहर के अन्य जो बिजनेस है, ठेकेदारी के धंधा है, दूसरे व्यापार है, हर जगह हमारे समाज किसान वर्ग के लोग आज की तारीख में काम कर रहे हैं, और बड़ा अच्छा उनका एक तरह से प्रदर्शन है, उपलब्धि है। और बिजनेस में तो आना ही पड़ेगा। बिजनेस सबसे, किसान खेती का धंधा तो आज की तारीख में घाटे का हो गया है, और खेती ज़मीन तो बढ़ती नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ये क्षेत्र बिजनेस का है। दूसरे भी हर क्षेत्र के अंदर किसान वर्ग के बच्चों को आना चाहिए। पावर प्रोजेक्ट है या व्यापार है, कहीं भी पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सिर्फ खेती ही एक मात्र धंधा नहीं है। अब खेती के अंदर तो अब मशीनरी हो गई है, तो खेत तो बहुत कम मशीनरी से काम हो जाता है। बाकी आप यूथ जो बेरोजगार है, तो उसको तो अन्य क्षेत्रों में जाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो अपना परिवार कैसे चलाएगा। उसको रोजगार के लिए अन्य क्षेत्रों में जाना पड़ेगा। बहुत से लोग हैं जो पावर प्रोजेक्टों में काम कर रहे हैं, छोटी मोटी ठेकेदारी कर रहे हैं। कुछ लोग बाहर भी गए व्यापार के अंदर। अच्छी खासी, ये नवल किशोर जी गोदारा जैसे जो बिजनेसमैन है, वो बहुत से बच्चों को वहाँ दक्षिणी अफ्रीका में लेके गए, वहाँ भी रोजगार करते कमा करके हमारा युवा लोग है वो आगे बढ़ रहे हैं। और बाड़मेर के अंदर तो कोई रोजगार की कोई कमी है ही नहीं। देखो, पश्चिम बंगाल से, बिहार से, यूपी से लेबर तो सब वहाँ से आकर के यहाँ पे काम कर रही है। ठेकेदारों को यहाँ की लेबर उपलब्ध नहीं है, तब वो वहाँ से लेके आते हैं। तो रोजगार है, और समय के हिसाब से जो भी आपकी टैलेंट है, जिसमें भी आपकी रुचि है, बच्चों को उसमें जाना चाहिए। और कोई काम छोटा बड़ा काम नहीं होता है, जो भी काम हाथ लग जावे, जिसमें आपकी रुचि है वो करना चाहिए, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकेगा। और जो गलत रास्ते हैं, जो आज की तारीख में ये धंधा और नशे का धंधा या तस्करी ये इस लाइन में पड़ रहे हैं, बच्चों को उनसे बचना चाहिए। वो हमारे आइकॉन नहीं हो सकते, वो हमारे समाज के लीडर नहीं हो सकते, समाज के आदर्श नहीं हो सकते। एजुकेशन के क्षेत्र में जाओ, व्यापार के क्षेत्र में जाओ, ताकि आपका सही दिशा में जाओगे तो आप भी सफल होंगे। और आपके माता पिता ने जिस उद्देश्य से, जिस भावना से आपको यहाँ पढ़ाया है आगे बढ़ने के लिए, तो उन माता पिता की भावनाओं का आदर करते हुए आप सही दिशा में और अच्छी एजुकेशन करें, मेहनत करें और आगे बढ़ें। वरिष्ठ अधिवक्ता डालूराम चौधरी के साथ हमारा ये बड़ा जो कार्यक्रम है, यानी लंबी बातचीत है, अपने जीवन के अनुभव बांटे। ऐसे जाट समाज के रत्न बहुत कम मिलेंगे आपको, जो हर वक्त जाट समाज के संरक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। लंबा अनुभव है आपका, लंबा संघर्ष किया समाज के लिए, अब शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े हुए युवाओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आप डालूराम चौधरी की बातचीत जरूर सुने। नमस्कार।